नमस्कार दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एमपीपीएससी ने वर्तमान में अभी नया सिलेबस जारी किया है जो 2019 के सिलेबस से थोड़ा अलग है। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या नया परिवर्तन हुआ, इसमें सिलेबस को उन्हें 10 इकाइयों में बांटा हुआ है। बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि ये चीज़ें आनी हैं, ये नहीं आनी हैं। फुल डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आंशिक सर की क्लास में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, दबाकर शेयर करें। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे आपको और सभी बच्चों को एमपीपीएससी का न्यू सिलेबस का पता चले कि एमपीपीएससी ने न्यू सिलेबस में क्या क्या ऐड किया है और क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी एमपीपीएससी के सिलेबस में वो हट गई है। वो थे एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट और सिविल एक्ट्स और ये SC/ST एक्ट्स, ह्यूमन राइट्स एक्ट। ये जो एक्ट थे तीनों, वो एक्ट हटा दिए उन्होंने। अब नए सिलेबस में क्या ऐड हुआ है वो हम आज सब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। एमपीपीएससी के 3 चरण होते हैं। जिन जिन बच्चों को जो जो चीज़ें नहीं पता हो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एमपीपीएससी के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो ओटी टाइप का होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा जो लिखित होती है। तीसरा होता है साक्षात्कार। ठीक, आज हम ओनली प्री का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगर लगेगा तो मेंस का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो वो बात की बात है। पहले आप प्री का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर ले रहे हैं। प्री में 2 पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन का, वो भी 2 घंटे का होता है, और एक होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, मतलब इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। वो 2 घंटे का ये भी होता है, 200 अंक का। बेटा इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 अंक के ये पेपर होते हैं। ठीक, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। पहला पेपर जो जीएस का होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। तो जो सेकंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है वो उससे आपकी मेरिट बनती है। मतलब एमपीपीएससी प्री जो निकलता है वो फर्स्ट पेपर से निकलता है। ठीक, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है यह परीक्षा केवल छानबीन है। इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो प्री आप दे रहे हो इसके नंबर मेंस में ऐड नहीं होंगे। ये केवल प्री इसलिए है कि अगर ये मतलब ये मान के चलो ये आप लोक सेवक, मध्य प्रदेश में लोक सेवक बनना चाह रहे हो, तो ये पहला द्वार है जिसको आपको पार करना है। ठीक, इसके मेरिट लिस्ट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक, तो मेरिट लिस्ट जो होती है मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं। मुख्य परीक्षा 1400 नंबर की होती है और इंटरव्यू 175 नंबर का होता है, तो टोटल नंबर होते हैं 1575। वो आपका होता है मेंस का। ठीक, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा कि वो मेंस और इंटरव्यू का क्या है। ठीक, तो अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि प्री जो है उसमें क्या क्या है। तो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह केवल छानबीन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें आपको क्या करना है, ये मुख्य देखो इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थी का मुख्य परीक्षा हेतु योग्य अहर घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर निर्मित होती है। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें होता क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। ABCD इसमें हिंदी में आवा सादा लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको उसमें से एक पे चिन्ह लगाना होता है। दूसरा पॉइंट इसका, ये चौथे का दूसरा पॉइंट लिखा है प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 अंक के 100 प्रश्न होंगे, तो टोटल समय अवधि 2 घंटे की होती है। और तीसरा लिखा है कि इसमें पेपर जो होते हैं वो पहला होता है सामान्य अध्ययन का, दूसरा होता है रीजनिंग मैथ वगैरह का। ठीक, चौथा पॉइंट में लिखा होगा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। तो मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप पेपर दे सकते हैं, हिंदी मीडियम से तो भी दे सकते हैं। ठीक, और मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी एक बात बताने जा रहा हूँ, वो आप बहुत ध्यान से सुनना। कई टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, तो अच्छी चीज़ ये है कि हिंदी और इंग्लिश पेपर दोनों में होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ, आप साइंस में कोशिका पढ़ते हैं तो कोशिका के अंदर अपन पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हिंदी में कहते हैं अंतः प्रादिप्य जालिका। बहुत कम लोगों को पता होता है अंतः प्रादिप्य जालिका। जैसे वहाँ पेपर में अंतः प्रादिप्य जालिका से कोई क्वेश्चन आ गया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि अंतः प्रादिप्य जालिका क्या है, तो आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट, मतलब वहाँ खोल के ओपन करके इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ आप दे सकते हैं कि अंतः प्रादिप्य जालिका को ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक, अब इसमें अगला पॉइंट 5वां जो पॉइंट लिखा है उसमें ये लिखा है कि जिस दिन पेपर होगा उसके 7 दिन के भीतर उसकी जो आंसर शीट होगी वो डाल दी जाएगी। और उसने ये भी लिखा कि अगर आपकी कोई आपत्तियां हैं, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में डाउट है या क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप आपत्ति जमा कर सकते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक, 7 दिन के भीतर ये सब कुछ आ जाएगा। अगला लिखा है अभी तक जो नहीं था अब इसमें बहुत क्लियर कर दिया, इसको आपको पढ़ना है। इसमें लिखा है यदि, पहला पॉइंट, यदि कोई प्रश्न का उत्तर गलत दिया है और उसका आंसर ऑप्शन में दिया है दूसरा, तो उसमें लिखा है कि मॉडल कुंजी को संशोधित किया जाएगा। मतलब जो आंसर शीट दी गई उसको संशोधित किया जाएगा, जो सही आंसर होगा उसको लगाया जाएगा। दूसरा उन्होंने पॉइंट ये दिया है, यदि प्रश्नों के प्रश्न पत्र से विलोपित
मतलब कोई प्रश्न पत्र से कब हटाया जाएगा, तो उसकी 3 कंडीशन बताई हैं। नंबर 1 कंडीशन बताई है कि विकल्पों में सही उत्तर ना हो। नंबर 2 कंडीशन बताई है कि एक से ज्यादा उत्तर सही हो, ठीक, और उसी में लिखा है या फिर एक से अधिक विकल्पों में सही उत्तर दिया हो। जैसे लिखा हो भारत की राजधानी है, अब दिल्ली ए ऑप्शन में दे दिया, दिल्ली बी ऑप्शन में भी दे दिया, तो 2 ऑप्शन में दिल्ली दे दिया। अब बच्चा जब आंसर लगाएगा तो ए लगाएगा, बी लगाएगा, तो इस आधार पर भी वो प्रश्न हटा दिया जाएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखा है प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भिन्न हो या उसका सार्थक रूप ना निकलता हो तो भी उस प्रश्न को हटा दिया जाएगा, ठीक। बाकी एमपीपीएससी की वेबसाइट है www.mpsc.nic.in, आप इस पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं जो भी चीजें हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसका जो दूसरा पेपर है। मैंने आपसे कहा था कि पहले पेपर से लिस्ट बनती है, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होता है। तो ये 5वां पॉइंट जो लिखा है उसमें ये लिखा है, पहले पॉइंट में ये लिखा है कि जो लिस्ट बनती है उसमें मतलब कितने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो जो सिलेक्ट करने का मतलब ये टर्म्स है, मतलब कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, तो जितनी वैकेंसी होती है उसके 15 गुना, मतलब मान के चलो 100 वैकेंसी है तो 1500 बच्चों को वो प्री में सिलेक्ट करते हैं। ये लिखा हुआ देखो पहले लाइन में 15 गुना लेते हैं। फिर इसके नीचे ये लिखा है कि मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा के जो 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर दूसरा पेपर, तो दूसरे पेपर के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो बेटा जनरल के बच्चों को 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, और पहले और दूसरे में ही नहीं, पहले में भी क्वालिफाइंग मार्क्स 40% ही है। लेकिन सब बच्चों के नंबर 40% से ज़्यादा ही आते हैं, लिस्ट हमेशा 40% से ज़्यादा ही आती है, तो पहले पेपर पर ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते कि पहला पेपर भी क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि कम से कम आपको 40 नंबर तो लाने ही है, लिस्ट 40 से नीचे वैसे भी कभी नहीं जाने वाली है। तो पहले पेपर को छोड़ के मैं यहाँ दूसरे पेपर की बात करें तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे पेपर के नंबर काउंट नहीं होते हैं। अगर आपके उसमें 100 में से 40 क्वेश्चन सही हैं, अगर आप जनरल में हैं, तो जाके आपका मतलब पहला पेपर चेक होगा। अच्छा, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, 2 पेपर होते हैं जिसमें से पहले जो चेक होता है वो होता है दूसरे नंबर का पेपर। अगर आप दूसरे पेपर में क्वालिफाइंग होंगे तब जाके आपका पहला पेपर चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आप दूसरे पेपर में फेल हो गए तो आपका पहला पेपर चेक होने वाला नहीं है, मतलब पहले की आंसर शीट चेक होने वाली नहीं है। तो दूसरे पेपर की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो दूसरे पेपर में आपको क्या करना है कि जो जनरल के बच्चे हैं उनको 40% मार्क्स चाहिए हैं, और जो SC ST OBC या दिव्यांग श्रेणी के बच्चे हैं उनको 30% मार्क्स चाहिए। उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, ठीक। 40% मार्क्स का मतलब है बेटा दूसरा पेपर 200 नंबर का होता है, तो 200 का 40% कितना होगा, 40 दूनी 80 रुपए, तो मतलब 80 अंक चाहिए हमें यहाँ पर। और इसी प्रकार से जो SC ST OBC के बच्चे हैं उनको 30% चाहिए, मतलब 30 दूनी 60 अंक चाहिए। कहने का मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन उन्हें सही करना है, 100 में से 30 क्वेश्चन इन्हें सही करना है, बाकी सब बातें ठीक है। देखो अगला इसमें लिखा है विशेष, तो विशेष में वही लिखा है द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप होगा, है ना, जिसके जब मतलब दूसरा पॉइंट ये लिखा होगा कि जब लिस्ट बनेगी तो दूसरे पेपर के नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसने दे दिया क्या, अब हमारा फुल सिलेबस आ गया डिस्कशन में। देखिए मैंने आपसे कहा था 10 इकाई हैं, तो ये पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये टोटल मिला के 10 इकाई हैं, पूरी 10 इकाई हैं। अब सबसे अच्छी चीज इसमें ये होने वाली है कि एमपीपीएससी निकालना क्यों आसान हो गया, क्योंकि एमपीपीएससी ने मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन हैं, मध्य प्रदेश का जो मतलब टोटल उनका जो बजट है वो बहुत ज्यादा दे दिया। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, मतलब 10 इकाइयों में से 3 इकाई मध्य प्रदेश से आने वाली हैं। देखिए पहली इकाई क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तीसरी इकाई देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल, और 5वीं इकाई देखिए मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। मतलब पहली, तीसरी, 5वीं, पहले में इतिहास है, तीसरे में मध्य प्रदेश का भूगोल है, और 5वें में मध्य प्रदेश की संविधान एवं मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था। तो ये 3 इकाई मध्य प्रदेश से भरी पड़ी हैं। कहने का मतलब ये कि 100% में से 30% मध्य प्रदेश का आना है। 100 अंकों में से 30 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के, 20 से 30 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के आने वाले यहाँ हैं, क्योंकि 3 इकाई उन्हें मध्य प्रदेश से दे दी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज ये कि अब की बार मैंने आपसे कहा कि एक्ट सारे हटा दिए तो कुछ जोड़ा भी होगा, तो जो जोड़ा गया है उसमें क्या हुआ, पॉलिटी का पार्ट ज्यादा बढ़ गया। मतलब आप एमपी और पॉलिटी पढ़ लेते तो आप ये मान के चलिए कि 50% या 45% आपने क्लियर यहां कर लिया है। देखिए ध्यान से मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां देखिए, ये देखिए यहां लिखा है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। मतलब भारत का संविधान तो आना ही आना है, मध्य प्रदेश का भी संविधान आना है। मतलब देखो ये पॉइंट संविधान से कितने बनने वाले हैं, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था आपको और पॉलिटी पूरी देखनी है, और यहाँ भारत का संविधान, शासन प्रणाली आने वाली है। और 10वां पार्ट देखिए, ये 10वां पार्ट आपका नया बढ़ गया है। इसमें लिखा है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं। ये सब
संविधान क्या है, संविधान या अपन राजनीति के तहत ये चीज़ें पढ़ते हैं, ये भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये सब चीज़ें उसमें पढ़ते हैं अपन, तो ये सब हमें और बढ़ गई हैं और ज़्यादा ऐड हो गई हैं। ये हमारा यहाँ प्लस पॉइंट होने वाला है। चलिए मैं पूरा सिलेबस आपको एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए एक बार पूरा शुरू से, फिर मैं आपको ये सब बता दूंगा। पहला इसका इकाई है, उसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश का साहित्य। ठीक, तो देखो उसमें लिखा है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश पढ़ना है। दूसरा लिखा है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, भारत की स्वतंत्रता में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा वो पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कलाएं पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनजातियां बोलियां पढ़ना है ना। अगला लिखा है मध्य प्रदेश के त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य पढ़ना है। मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं उन्हें पढ़ना है, उनकी रचनाएं पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जो धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं वो पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ना है। ये हमारी पहली इकाई थी। ठीक, अब दूसरी इकाई की बात करते हैं, भारत का इतिहास। इसमें जो कुछ लिखा है मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, आप इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो ले दे के बात इतनी सी है कि आप भारत के इतिहास में अब इन लोगों ने क्या किया है, देखो पूरा देखो इसमें क्या लिखा है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास, मतलब आपको प्राचीन भी पढ़ना है, मध्यकालीन भी पढ़ना है, कि प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। अगला लिखा है 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मतलब भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो पूरा पढ़ना है आपको। तीसरा पॉइंट लिखा है भारत स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने राष्ट्रीय आंदोलन हुए चाहे वो गांधी जी के हों चाहे अन्य किसी व्यक्ति को, वो पढ़ने हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, मतलब जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया, तो जो भारत का एकीकरण और पुनर्गठन हुआ वो सब हमें इसमें पढ़ना है। तो ये भारत का इतिहास था। अब पढ़ना है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में, भूगोल होता क्या है वही अपना ये भौगोलिक चीज़ें, पठार, नदियाँ, वन, वन्यजीव, पर्वत श्रृंखलाएं, प्राकृतिक खनिज संसाधन, ये सब उसमें लिखा हुआ है। वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, जलवायु, प्रमुख सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग, तो ये सब कुछ हमें तीसरे पॉइंट में पढ़ना है। चौथा लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, तो भारत का जो पूरा भूगोल है वो पूरा भूगोल हमें यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे इतिहास पूरा पढ़ रहे थे वैसे हम पूरा यहाँ भारत का एवं विश्व का भूगोल पढ़ने वाले हैं। अगला लिखा है 5वें में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, तो राज्य की, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था मतलब क्या होगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी तक जो रहे हैं, मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभाएं की पूरी डिटेल और उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का, वो सब कुछ इसमें पढ़ना है। एवं मध्य प्रदेश पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पंचायती राज पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश का। फिर राज्य की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, अर्थव्यवस्था में जनांग की जनगणना पढ़नी है, आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश के जातियां, जनजातियां एवं राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, यहाँ योजनाएं हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में हम योजनाएं पढ़ते हैं। ठीक, 6वां पॉइंट है भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था। अच्छी चीज़ है कि अब की बार इन्होंने भारत के संविधान को बहुत कम, मतलब संविधान के पॉइंटों में बहुत कम कर दिया। देखिए इसमें लगा है भारत शासन अधिनियम 1919 1935, मतलब 1919 के पहले का अधिनियम नहीं पढ़ना हमें, 1909 का अधिनियम है और उसके पहले 1800 के जितने भी अधिनियम रहे हैं, 1700 के जो अधिनियम रहे हैं वो कोई भी नहीं पढ़ने। स्पष्ट लिखा है भारत शासन अधिनियम 1919 1935 और 1947 का अधिनियम। फिर संविधान सभा जो बनी वो संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, पूरा संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों पढ़नी है। नागरिकों के मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं, राज्य के नीति निर्देश तत्व पढ़ने हैं और संवैधानिक संशोधन पढ़ना है। अच्छा, मैं यहाँ देखूँ नीति निर्देश तत्व का मतलब ये है कि संविधान के शुरुआत के 5 भाग पढ़ने हैं हमें उसके आगे के नहीं पढ़ने तो उसके भी आगे के, लेकिन मेन पढ़ने, जैसे राष्ट्रपति पढ़ लिया, संसद पढ़ लिया, कार्यपालिका पढ़ ली और लास्ट में जाएंगे तो संविधान संशोधन पढ़ लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लिया, न्यायिक व्यवस्था पढ़ ली। ठीक, यहाँ इकोनॉमिक्स पे आ गया, देखो उसमें लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, मतलब जो बैंकिंग वगैरह है वो सब इसमें पढ़नी है हमें। 7वां पॉइंट है इसमें विज्ञान एवं पर्यावरण। पर्यावरण का देखो उल्लेख इन्हें यहाँ पर कर दिया, मतलब पर्यावरण थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पढ़ना है, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मतलब यहाँ से उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब अंतरिक्ष विज्ञान भी पढ़ना है। पर्यावरण एवं जैव विविधता भी आ गई, पारिस्थितिक तंत्र भी आ गया, पोषण, आहार, पोषक तत्व भी आ गए, मानव शरीर संरचना भी है, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, ये हमें इसमें पढ़ना है। 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। तो यहाँ क्या है, 8वें पॉइंट में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मतलब पूरा करंट अफेयर्स। ठीक, एक इकाई दे दी इन्हें और इसी में उनने खेल भी जोड़ दिया। अब आपको खेल नहीं लिखा कहीं तो देखो तीसरे पॉइंट में खेल लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में क्या लिखा, प्रमुख व्यक्तित्व एवं स्थान। दूसरे लिखे महत्वपूर्ण घटनाएं जो अभी तक घटी हैं। तीसरा लिखा है मध्य प्रदेश और भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं, मतलब मध्य प्रदेश का भी खेल आना और भारत का भी खेल, है ना, खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार। अगले पे आ गए हम 9वां सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये पार्ट बहुत छोटा है और सिलेक्शन के लिए बहुत काम का है। ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अर्थात कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आने वाली हैं। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स। यहाँ आपको कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर पिछली बार भी आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो, कंप्यूटर के आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ भी उन्होंने 9वीं जो इकाई है वो स्पष्ट कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से संबंधित दी है। अब बात करते हैं हम 10वीं इकाई की, जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सरल, सबसे अच्छी है। ठीक, तो 10वीं इकाई में लिखा है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा संवैधानिक और सांविधिक क्या होता है। संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में है। ठीक, अब संविधान में उल्लेख भी दो तरीके से हो सकता था, या तो संविधान में पहले होती है या संविधान में बाद में जोड़ी जाती। सांविधिक संस्थाएं क्या होती हैं? वे संस्थाएं जिनको अधिनियम द्वारा पारित करके बनाया गया है, जिनका कोई कानून बना है, संसद द्वारा पारित किया गया है, उस कानून के तहत वो संस्थाएं बनी हुई हैं, तो वो संस्थाएं में पढ़ने वाले हैं हम यहाँ। तो जितनी भी ये संस्थाएं हैं वो सब संवैधानिक हैं या फिर सांविधिक हैं। ठीक, अब ये जो संस्थाएं लिखी हैं ये देखो लगभग 15-16 हैं, और अगर आपने ये 15-16 पढ़ ली तो आप ये मान के चलो कम से कम आपको ये 10 से 15 नंबर देने वाली हैं। एमपीपीएससी में मैं आपको सभी लोगों को बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ एमपीपीएससी क्रैक करने का। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सबसे छोटी छोटी चीज़ें उठाओ, पहले उनको मारो, और बहुत तरीके से मारो, ऐसे मारो कि एक भी नंबर कटे ना। अपना जो सॉलिड मतलब पोर्शन है उसको पहले सॉलिड कर लो, क्योंकि देखो आप इतिहास पढ़ोगे, भारत का बहुत बड़ा है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल बहुत बड़ा है। क्वेश्चन कम आएंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ चीज़ें बहुत कम है, क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ये जो देखो ये पूरे जो आयोग लिखे हैं, ये सारे आयोग इस वीडियो के बाद मैं आपको एक एक आयोग बाकायदा वीडियो डालूंगा। मैंने इनके पूरे मैंने की मतलब वीडियो मान के चलो बस बनी गई हैं, मैं आपको सभी इनके वीडियो डालने वाला हूं। अब आप जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और इस बार सोच लिया कि एमपीपीएससी निकालना है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए आप। मैं एक एमपीपीएससी का व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने वाला हूं, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां आप सभी लोग जुड़ जाएं। और बाकी उसमें जो ग्रुप बनेगा उसमें मैं बराबर नोट्स डालूंगा, बराबर हर चीज़ की PDF डालूंगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो मैंने आपको पूरा इसका जो सिलेबस डिस्कस किया है, इसका इंग्लिश में भी मेरे पास पूरा है, और इसका मुख्य परीक्षा भी मेरे पास है। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे और कहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी वीडियो बना दूंगा, और फिर आप कहेंगे तो मेंस और इंटरव्यू का भी मैं पूरा डिटेल आपको बता दूंगा, क्या मेंस में आता है, क्या इंटरव्यू में आता है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कहें कि हाँ सर इसका वीडियो मुझे चाहिए अगली का। ठीक, तो मैं ये आयोग पढ़ दे रहा हूँ, भारत का निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, नीति आयोग जो अभी बना हुआ है 2015 में नरेंद्र मोदी ने बनाया योजना आयोग के स्थान पर, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, SC/ST एक्ट नहीं आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मतलब NGT, खाद्य संरक्षण आयोग। ये बहुत सरल हैं। ये देखो 15 टॉपिक लिखे हैं, एक टॉपिक 3 या 4 पेज का है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आधे घंटे के लगभग वीडियो बनाऊंगा इनकी, और आप ये पाएंगे कि ये 15 ही आपको रट जाएंगे, बहुत अच्छे से रट जाएंगे, आप भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। तो आवाज़ आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करें, दबा के शेयर करें। आप लोग ये जो वीडियो की लिंक है उसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह, ट्विटर पे, जहाँ आप शेयर कर सकते हैं करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। तो ये इससे क्या होगा कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा। एमपीपीएससी की तैयारी जो बच्चे करना चाह रहे हैं लॉकडाउन में वो कर सकेंगे, घर पे बैठे आप एमपीपीएससी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, एमपीपीएससी का इसका जो पोर्शन है वो मोस्टली मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश GS में पढ़ाता हूं, कंप्यूटर में पढ़ाता हूं, खेल मेरे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी में पढ़ाता हूं, और ये जो आयोग सब सारे लास्ट के हैं वो सब कुछ मैं पढ़ाता हूं। लगभग आप मान के चलिए 70 से 80% पोर्शन मैं इसका कंप्लीट आपको कर दूंगा। लेकिन ये जब ही करूंगा जब आप रेगुलर वीडियो देखेंगे, मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनको बराबर शेयर करेंगे। चलिए थोड़ा सा और रह गया है, जो प्रारंभिक परीक्षा का जो दूसरा पेपर है, ये पहला पेपर GS का मैंने बताया, मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया। अब मैं आपको दूसरा पेपर बता दे रहा हूँ। दूसरा जो पेपर है मैंने आपसे पहले ही कह दिया, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और आप हिंदी थोड़ी सी पढ़ लीजिए, आपका काम यहाँ हो जाएगा। देखिए पहले में लिखा है बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तिक कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग एवं समस्या समाधान। तो ये जो 4 टॉपिक हैं ये सब 5 तक, मानसिक योग्यता तक, ये 5 तक रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग वगैरह है। छठवां लिखा है आधारभूत संख्यन, कहने का मतलब है 10वीं स्तर का मैथमेटिक्स आपको आता है। अगर आपने मध्य प्रदेश में व्यापम की कोई परीक्षा दी और आपने उसकी मैथ की तैयारी की तो आप इसका मैथ बड़े आराम से निकाल लेंगे। 7वां लिखा है हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, मतलब हिंदी आनी है, यहाँ हिंदी सब्जेक्ट आना है।
तो आपको मेरे चैनल पर हिंदी के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो हिंदी आप वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी की ग्रामर बेसिकली आप पढ़ लें थोड़ा सा। तो वैसे तो पद आते हैं इसमें, तो गद्य पद्य में से आपको ढूंढना होता है, उनमें से क्वेश्चन आपको लगाने होते हैं। थोड़े बहुत संधि समास और ये ब्राह्मचंद वगैरह ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसे भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, 100 में से इतने भी गधे नहीं हो आपके 100 में से 40 क्वेश्चन ना कर पाओ जनरल में होके, या SC ST OBC और दिव्यांग श्रेणी में हो गए 30 क्वेश्चन सही ना कर पाओ, इतने भी नहीं हो तो आप कर सकते हो बड़े आराम से। बस थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लीजिए आप। लगभग मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने इसको 10 दिन भी ढंग से पढ़ लिया, रीजनिंग के टॉपिक और थोड़ा सा हिंदी और मैथ थोड़ा सा देख लिया, तो आपका इसमें काम हो जाएगा। मेन आपका वही है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फिर दोबारा मैं वही बात कहूँगा, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको नए नए वीडियो की मिलता रहे आपको उनका।